नमस्कार साथियों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल संजय झा स्पीक्स। दोस्तों, मैं संजय झा चैनल की ओर से आप सभी का एक बार फिर अभिवादन करता हूं और आज सीधे मुद्दे पर आता हूं। और आज का मुद्दा ये है कि अभी तवांग घाटी में चीन ने जो हिमाकत की थी, जो हरकत की थी, उससे पहले इसी हरकत को वो पहले डोकलाम में फिर लद्दाख में दोहरा चुका है, कर चुका है। तो साथियों, अब सवाल है कि चीन ऐसा बार बार क्यों करता है। आज हमें इस वजह को ढूंढना है, इस वजह के बारे में चर्चा करनी है। तो साथियों, चीन की एक नीति है, उसको कहते हैं, उसकी एक पॉलिसी है और उस पॉलिसी के तहत दुनिया में उस अपने विस्तारवाद को बढ़ावा दे रहा है। आप अच्छी तरह जानते होंगे कि चीन की सीमा 14 देशों के साथ मिलती है और अमूमन सभी देशों के साथ सीमा को लेकर उसका विवाद है। उसके अलावे हिंद महासागर के लगभग 10 अन्य देशों के साथ भी चीन का सीमा विवाद है। लगभग 23 देशों के साथ चीन सीमा विवाद में उलझा हुआ है। लेकिन जो भारत के साथ चीन का सीमा विवाद है वो एक अलग मुद्दे को लेकर के है और हम आज उसी मुद्दे पर जिक्र करेंगे, उसी मुद्दे के बारे में चर्चा करेंगे। और दोस्तों, ये मुद्दा है चीन की 5 फिंगर पॉलिसी, 5 उंगलियों वाली नीति, जिसे 5 फिंगर पॉलिसी कहते हैं। तो ये 5 फिंगर पॉलिसी क्या है, इसको लेकर के हमें दोस्तों आज चर्चा करनी है, क्योंकि जब तक इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे तब तक हम चीन की साजिश को, उसकी रणनीति को, उसकी हिमाकत को हम नहीं समझ पाएंगे। दोस्तों, तो आइए मुद्दे पर आते हैं और हम बताते हैं कि क्या है ये 5 फिंगर वाली पॉलिसी। 1940 के दशक में लाल क्रांति, जब चीन में, जब वहाँ की कुओमिंटांग पार्टी और जो वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच जब लड़ाई शुरू हुई थी और अंत में कम्युनिस्ट पार्टी जीतकर सामने आई थी और माओ त्से तुंग चीन के नेता बने थे, चीन के हेड बने थे, तो उनका माओ त्से तुंग का मानना था कि तिब्बत और उससे जुड़े जो इलाके हैं वो कभी बृहद चीनी साम्राज्य का हिस्सा रहा है। माओ त्से मानता था कि चीन भविष्य में, वर्तमान अतीत में जिन जिन क्षेत्रों पर राज कर चुका है वो सारे राज्य उसके हैं, सारे क्षेत्र उसका है, यानी चीन का है। तो तिब्बत और तिब्बत से सटे जो 5 क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र है, उसको हासिल करने के लिए चीन ने इस 5 फिंगर पॉलिसी को अस्तित्व में लाया था। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो तिब्बत के साथ जो 5 हिस्से, जो 5 भौगोलिक क्षेत्र हैं, उसमें एक लद्दाख है, एक सिक्किम है, एक अरुणाचल प्रदेश है, एक भूटान है और एक नेपाल है। जिसमें भूटान और नेपाल तो अलग राष्ट्र है, जबकि बाकी 3 लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है। और चूंकि ये सब 3 तिब्बत से सटे हुए हैं तो हिमालयी क्षेत्र है, तो इन सभी क्षेत्रों को चीन अपने कब्जे में लेना चाहता है। माओ त्से तुंग तिब्बत को हथेली मानता था, तिब्बत को अपना हथेली मानता था और तिब्बत से जुड़े इन 5 क्षेत्रों को अपना दायां हथेली मानता था तिब्बत को, और इससे जुड़े इन 5 क्षेत्रों को उस दाएं हाथ की 5 उंगलियां मानता था। और वो हमेशा इस प्रयास में रहा कि हम इन तिब्बत को कब्जाने के बाद माओ त्से इस प्रयास में रहा कि इन 5 उंगलियों को भी हम अपने कब्जे में लें, क्योंकि और इसी कारण ये विवाद शुरू हुआ। दोस्तों, 1940 के दौर से उसके कब्जे की कहानी शुरू हुई। चीन ने 1950 के दशक से इन हिस्सों पर अपना अधिकार जताना शुरू कर दिया। सबसे पहले चीन ने तिब्बत, पूर्वी तुर्किस्तान और इनर मंगोलिया को कब्जा किया, क्योंकि हिमालयी रीजन था। और उसके बाद ताइवान का विवाद भी इसलिए शुरू हुआ और 1997 में उसने जो हांगकांग और मकाओ को कब्जा किया, उसके विस्तारवादी नीति का था, लेकिन ये उसके 5 फिंगर पॉलिसी का हिस्सा नहीं था। हम जिक्र कर रहे हैं 5 फिंगर पॉलिसी का। तिब्बत, देखिए, पिछले साल वर्ष अप्रैल 1921 में, अप्रैल 2021 यानी 1 साल पहले, तिब्बत की सरकार के जो निर्वासित प्रमुख हैं लोब्सांग सांग्ये, उन्होंने खुलासा करते हुए इसका जिक्र किया था कि तिब्बत एक जरिया है, चीन का असली मकसद हिमालयी क्षेत्र में
आने वाले 5 फिंगर कहे जाने वाले हिस्सों पर कब्जा जमाना है। ये 1 साल पहले तिब्बत की जो निर्वासित सरकार है उसके प्रमुख लोबसांग सांगिये ने इसका खुलासा किया था और ये ऑलरेडी पहले से चल भी रहा है। तिब्बत पर कब्जा करने के बाद ही चीन भारत में आगे बढ़ रहा है और वो सीमा विवाद इसी का जो सीमा विवाद चल रहा है अभी चीन के साथ, वो उसी पॉलिसी का हिस्सा है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि इस पॉलिसी के पर चीन कितना अभी तक कामयाब हुआ है। तो इसी साल फरवरी महीने में विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कहा था कि चीन ने लद्दाख में 38,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन अवैध कब्जा किया हुआ है और जब पाकिस्तान ने 1963 में पीओके का लगभग 5,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र चीन को दे दिया, तो कुल मिलाकर अगर देखें तो लद्दाख रीजन में यानी कश्मीर रीजन में 43,180 वर्ग किलोमीटर जमीन पर चीन का कब्जा है। अब बीते साल जब इसका लोबसांग सांगिये ने चीन को लेकर इस कार्यक्रम में जब चीन की 5 फिंगर पॉलिसी का खुलासा किया, तब चीजें अपने आप स्पष्ट हो गई कि चीन चाहता क्या है और उसी चाहत के क्रम में उसने तिब्बत पर कब्जा किया था और अब वो लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश पे कब्जा करना चाहता है। तो दोस्तों, इसमें अगर हम फिंगर के तौर पर बात करें तो पहली फिंगर उसका है अरुणाचल प्रदेश। चीन 1962 के युद्ध में चीन की सेना इस भारतीय राज्य में काफी अंदर तक घुस गई थी और उसने एक बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। आज इसी अवैध कब्जे पर उसने गांव बसा लिए हैं। ये इलाके नेफा के नाम से जाना जाता है। इस इलाके में किसी भी भारतीय नेता की यात्रा का चीन विरोध करता है। यानी अरुणाचल प्रदेश में अगर भारत का कोई नेता, भारत का कोई डेलीगेट जाता है तो चीन इसका विरोध करता है और कहता है कि ये हमारा हिस्सा है। अरुणाचल का कोई आदमी चीन जाना चाहे तो चीन उसको वीजा नहीं देता है और कहता है कि आप हमारे अपने हो, आपको हमारे देश में आने के लिए वीजा की जरूरत नहीं है। लेकिन चीन का ये जो, हालांकि इसका कोई उसके पास ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है कि अरुणाचल उसका हिस्सा रहा है, लेकिन बस उसको अपनी मर्जी चलानी है तो चला रहा है। और दूसरी फिंगर की बात करें तो भूटान है, भारत की शांतिप्रिय पड़ोसी देश और पूर्वी किनारे पर बसा भूटान इस पॉलिसी में दूसरे फिंगर के रूप में जाना जाता है। इस पर चीन लंबे समय से दावा करता रहा है। भारत ने भूटान के साथ संधि की हुई है जिसके तहत वह देश को, भूटान को सैन्य सहायता देता है। भारत की सेना यहाँ की सुरक्षा करता है। आपको याद होगा दोकलाम का विवाद 1917 का विवाद है, 2017 का विवाद है और वो भारत चीन डोकलाम पे कब्जा करना चाहता था जो कि भूटान का हिस्सा है। दोस्तों, तीसरी फिंगर की बात करें तो ये सिक्किम है। सिक्किम भारत का एक अहम हिस्सा है जो देखने में भी बेहद खूबसूरत है। स्वतंत्रता के समय सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था, बल्कि इसका साल 1975 में भारत में विलय किया गया। तब चीन ने इसका काफी विरोध किया था, लेकिन वो अपने किसी भी चाल में कामयाब नहीं हो पाया। आज के वक्त में चीन सिक्किम पर अपना दावा करता है और चीनी सेनाओं ने कई बार यहाँ में घुसपैठ करने की कोशिश की है। चौथी फिंगर है नेपाल। दोस्तों, अब नेपाल की कहानी कुछ अलग है, क्योंकि वहां की जो कम्युनिस्ट सरकार बनती है वो चीन की गोद में जाकर बैठ जाता है। चीन बेशक नेपाल के साथ बेहतर रिश्ते का दावा करता हो, लेकिन हकीकत यह है कि वो नेपाल पे बुरी नजर है। नेपाल के एक बड़े हिस्से पर चीन का कब्जा भी हो चुका है और इसे लेकर हाल ही में नेपाल के लोगों ने सड़कों पे उतरकर चीन के खिलाफ काफी प्रदर्शन किया था। तो दोस्तों, ये नेपाल की ये कहानी है। और ये अलग बात है कि वहां जब कांग्रेस की सरकार बनती है तो थोड़ा स्थिति सुधरती है, लेकिन वहां जब कम्युनिस्ट की सरकार रहती है तो वो चीन को ही अपना सबसे बड़ा हिमायती मानता है और उसकी आड़ में चीन नेपाल के क्षेत्रों को, नेपाल के इलाकों को कब्जा कर रहा है। और पांचवें फिगर पर आते हैं जो लद्दाख है। लद्दाख की कहानी आप सब जानते हैं। चीन की हरकतें किसी से छुपी नहीं है। उसकी सेनाएं लगातार भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश कर रही है। काफी बड़े इलाके पर चीन का कब्जा पहले से है, जिसे अक्साई चीन कहा जाता है। ये कभी भारत का क्षेत्र हुआ करता था और चीन की नजर अब अक्साई चीन से आगे गलवान घाटी पर है, जहां जून 2020 के बाद से तनाव बना हुआ है। दोनों देशों के बीच हुई करीब 16 राउंड की बैठकें भी बेकार साबित हुई है। तो दोस्तों,
ये सारे विवाद, चीन का जो सीमा के साथ विवाद है, वो उसकी विस्तारवादी नीति का हिस्सा है। मैंने पहले बताया कि 14 देशों के साथ उसकी सीमा लगती है, लगभग सभी देशों पर विवाद है। पूर्वी तुर्किस्तान, तिब्बत, मंगोलिया, इनर मंगोलिया को कब्जा कर चुका है, मकाओ कब्जा कर चुका है, हांगकांग कब्जा कर चुका है, अब जो है वो ताइवान को कब्जाना चाहता है, और इसके बाद वो उन सभी क्षेत्र को कब्जाना चाहता है जो तिब्बत के पठार, तिब्बत का जो हिमालयी रीजन है उसमें बसा हुआ है, और उसमें 3 लद्दाख, अरुणाचल और सिक्किम भारत का हिस्सा है। तो दोस्तों, ये है कहानी 5 फिंगर पॉलिसी। लेकिन चीन को शायद ये गलतफहमी है कि जिस तरह से उसने तिब्बत कब्जा लिया, पूर्वी तुर्किस्तान कब्जा लिया, और जिस तरह से उसने इनर मंगोलिया कब्जा लिया, उस तरह से वो लद्दाख, अरुणाचल और सिक्किम में कब्जा लगा, क्योंकि उसे अब ये पता नहीं कि भारत उसका प्रतिकार करने में सक्षम है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आज आप इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे इजाजत दीजिए, फिर मैं बहुत जल्दी किसी नए विषय वस्तु के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।